उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे वो था हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म, और जैसा कि आपको याद होगा कि मैं सेल डिवीज़न का टॉपिक समझा रही हूँ, जिसमें माइटोसिस आपका टॉपिक कवर हो गया है और मियोसिस 1 को एक्सप्लेन कर रही थी। यानी कि जो टॉपिक आज भी हम करेंगे रिमेनिंग चैप्टर का आपका है ये मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी कि फर्स्ट मियोसिस डिवीजन इज द रिडक्शन डिवीजन ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। यानी कि पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम 4 थे, जब न्यू डॉटर सेल बनते हैं तो उनमें क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं, यानी कि 2 रह जाएंगे न्यू इंडिविजुअल में। जो टॉपिक आप लोगों को ये करवाया जा रहा था, इसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेटाफेज और एनाफेज के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था और जो है इसका आंसर भी लिखवा दिया था। यकीनन आप लोगों ने कर लिया होगा और इसकी डायग्राम तो आपके पास पहले ही से मौजूद है, जो जब फिजिकल क्लासेस में आप लोग आ रहे थे तो बना ली थी। अच्छा, आप ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रही है। एनाफेज तक आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी। इस एनाफेज के प्रोसेस में क्या बताया था कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पे थे मेटाफेज में, ये क्या होते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम और अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। यानी कि ऊपर की तरफ पोल पे चले गए और नीचे की तरफ पोल पे आ गए। ठीक है, ये जो स्टेज थी ये क्या थी, एनाफेज की, एनाफेज 1। अब इसके बाद क्या होता है, टीलोफेज 1 की जो है वो स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। कैरियोकाइनेसिस किसको कहते हैं, ये आपको डेफिनेशन लिखवाई हुई भी है कि इसमें साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड होना शुरू हो जाता है। यानी कि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो क्या होगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ये बीच में से डिवाइड हो जाता है, इस तरह यहाँ पे देखिएगा, इसको मेंशन किया गया है। जब ये डिवाइड होता है तो क्या होता है, ये 2 हिस्से बन जाते हैं इसके, यानी कि ये 2 डॉटर सेल्स जो है इसके फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह। और इसके बाद क्या होता है, जब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो जाता है तो इसमें क्या होगा कि इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो फर्स्ट प्रोफेज में आपको बनवाई थी कि बनी हुई थी, तो इसमें क्या ये दोबारा से जो है बनना शुरू हो जाती है और पूरी कंप्लीट हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि रीफॉर्म हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसके जो सेंट्रोसोम्स मौजूद थे ये भी दोबारा से रीफॉर्म हो जाते हैं। और इसमें एक और चीज आपको थी कि न्यूक्लियोलस था, जो कि प्रोफेज में डिसअपियर हो गया था, ये भी दोबारा से रीफॉर्म हो जाता है। न्यूक्लियोलस भी दोनों में दोबारा से रीफॉर्म हो जाता है। तो आपने देखा कि इसमें क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि अगर ये पेरेंट सेल, जब आपको प्रोफेज में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 लिए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आप ये देखिएगा कि जब टीलोफेज का प्रोसेस हुआ, यानी कि 2 जो है डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म हुआ इसमें, तो क्या हुआ कि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रहेगा। यानी कि एक जो इसका ये जो सेल है उसमें 2 है और दूसरा जो सेल है इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है, जो कि फर्स्ट स्टार्टिंग में 4 थे। यानी कि जो आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिले वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसमें क्या होगी, रिडक्शन डिवीजन। इसीलिए इसको कहा जाता है कि फर्स्ट मियोसिस डिवीजन जो हो रही होती है क्या होती है, बेसिकली रिडक्शन डिवीजन होती है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ रह गए। यानी कि प्रोफेज में जो है नंबर क्रोमोसोम 4 थे और इसमें क्या हुए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 2 रह गए। ठीक है, और इसी लिए इसको कहा जाता है रिडक्शन डिवीजन का प्रोसेस। ठीक है, और इसमें 2 डॉटर सेल बन गए। ये जो था आपका पूरा जो प्रोसेस था ये मियोसिस 1 था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ब्रीफली जो है मियोसिस 2 भी लिखवा दिया है और उसमें आपको बताया था कि जो मियोसिस 2 होती है उसके सारे जो फेसेस है, उसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो किससे मिलता जुलता है, जो आप लोगों को करवाया था माइटोसिस का। ठीक है, ये उसी तरीके से होता है। मियोसिस से जो 2 हो रहा होता है, यानी कि उसमें नंबर क्रोमोसोम फिर वो सेम रहते हैं, यानी कि अगर 4 है 2 यहाँ से स्टार्ट हुए तो वो 2 ही लास्ट में रहेंगे। ठीक है, आज जो है ये कंप्लीट हो गया। ये आपका कौन सा टॉपिक था, मियोसिस 1 की टीलोफेज की स्टेज को मैंने एक्सप्लेन किया है।
क्लास अब होमवर्क देख लीजिए। ये आपका होमवर्क है जो कि आपने रजिस्टर में लिखना है, ठीक है। यह आपका एनाफेज तक जो है लिखा हुआ होगा, वो प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। एनाफेज 3rd पॉइंट था, और 4th जो है इसका टीलोफेज 1 आपने हेडिंग देनी है। और इसके बाद जो है आपने 1st पॉइंट लिखना है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड द क्रोमोसोम्स एट ईच पोल। इसके बाद 2nd है न्यूक्लियोलाइसिस रीफॉर्म। 3rd पॉइंट है, और हर सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद लाइन लीव कीजिएगा। 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म। नंबर 4th पॉइंट है, डॉटर न्यूक्लियाई हैव हिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यानी कि डॉटर सेल में कितने हाफ क्रोमोसोम रह गए थे, जिसको हम क्या भी कहते हैं, हिप्लॉइड नंबर है। और लास्ट पॉइंट है इसका, साइटोकाइनेसिस रिजल्ट इन 2 डॉटर सेल, ठीक है। ये टीलोफेज आपका कंटिन्यू ही, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो आपको ये करवाया जा रहा है, 9, डिस्क्राइब मियोसिस 1 इन डिटेल। तो ये आज जो है इसका लास्ट जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है टीलोफेज तक। इसको आप लिख लीजिएगा, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी इम्पोर्टेंस यानी कि मियोसिस की इम्पोर्टेंस लिखनी है। क्लास आप क्वेश्चन नंबर 10 लिखना है आपका 9 के बाद। 10 है, राइट इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है सेंटर इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस की, और इसके 3 पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट कंप्लीट होने के बाद लाइन लीव करके आपने न्यू पॉइंट लिखना है। नंबर 1 है, मियोसिस प्रोवाइड्स अ वे टू कीप द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन व्हेन द हिप्लॉइड मेल गैमीट फ्यूज with the haploid female gamete to form zygote। और ब्रैकेट में इसी तरह n स्मॉल n प्लस n इज इक्वल टू 2n ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जो टीलोफेज आपने देखा था, इसमें 2 जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुए थे। अब ये बता रहे हैं कि जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, इसमें हिप्लॉइड मेल गैमीट आते हैं। यानी कि आपने देखा था जो न्यू फॉर्म हुआ था न्यूक्लियाई, उसमें 2 रह गए थे। 2 ही जो है मेल गैमीट न्यू इंडिविजुअल में जा रहे हैं, और फीमेल से भी जो है वो हिप्लॉइड टी सेल जो है वो जा रहे हैं। तो जो जाइगोट फॉर्म हो रहा है, यानी कि जो न्यू इंडिविजुअल के लिए जो जाइगोट फॉर्म हो रहा है, उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। यानी कि जिस तरह उनके पेरेंट्स में 2n थे, इसी तरीके से इसमें जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर भी 2n रहेंगे, यानी कि सेम रहेंगे। जिस तरह उनके पेरेंट्स में थे, वैसे ही न्यू इंडिविजुअल में जो है क्रोमोसोम आएंगे, ठीक है। यानी कि जो 2 करके क्रोमोसोम थे, यानी कि टोटल 4 हो जाएंगे, जैसे कि पेरेंट सेल में थे। इसके बाद 2nd था, क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कब हुआ था, आपने देखा था प्रोफेज में, जब होमोलोगस एक साथ आए थे, करीब आए थे, तो क्या हुआ था कि इनके क्रोमोटेट जो है ओवरलैप हो गए थे एक दूसरे के साथ। और ओवरलैप होने के बाद क्या होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा होता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की न्यू वैरायटीज जो है वो आ जाती है। कुछ उनके पेरेंट्स से आ जाती है मेल से, कुछ उनके फीमेल से जो है उसमें न्यू इंडिविजुअल में जो है प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद है नंबर 3rd पॉइंट, दिस डिवीजन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन एनिमल एंड स्पोर्स इन प्लांट। यानी कि बताया गया है कि मियोसिस की जो डिवीज़न होती है, सेल डिवीज़न, ये क्यों ज़रूरी है, ताकि गैमीट्स बन सकें, ठीक है। एनिमल्स में जो है गैमीट्स होते हैं, और जो अगर प्लांट की बात की जाए तो उनमें स्पोर्स होते हैं। तो ये मियोसिस की डिवीज़न इसलिए ही नेसेसरी होती है कि न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होने के लिए जो है गैमीट्स या स्पोर के बनना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। यानी कि आज का होमवर्क आपका टीलोफेज आप लिखेंगे, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ मियोसिस।
क्योंकि आज तक के लिए आपका ये इतना ही काम था। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा और ये आप जर्नल में ज़रूर लिखते जाइए साथ साथ, और इसको याद भी करते रहें, क्योंकि सेकंड असेसमेंट जो होना है वो इसी चैप्टर का ही है आपका है। तो इसलिए इसकी जो है आप प्रिपरेशन रखें कि आपको याद भी हो, ताकि जैसे ही अगर स्टार्ट हो रहे हैं असेसमेंट आपके, तो आपको कोई मुश्किल नहीं हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।